हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं कि इन सारे वीडियो लेक्चर्स का हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल फोटोज़ का लिंक होगा, ठीक है, आप वहाँ पे टच करना डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो हैंड रिटन नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसे जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उन सब का हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो है इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। जैसे कि हम जानते हैं काइनेमैटिक्स परमिट्स अस टू विजुअलाइज मोशन, मतलब कि काइनेमैटिक्स हमको मोशन के बारे में तो बताता है कि मोशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, किस एक्सिस किस लोकेशन में होता है, किस एक्सिस किस प्लेन किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ मोशन हो रहा है, कि किस रेट से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वो तो काइनेमैटिक्स बताता है, बट डजंट टेल अस व्हाई द मोशन इज अकरिंग मोशन क्यों हो रहा है, वाई वो नहीं बताता है काइनेमैटिक्स। ठीक है, वो कौन बताता है? काइनेटिक्स, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि दिस रिक्वायर्स अ स्टडी ऑफ फोर्सेस, जिसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फोर्सेस, तो अब फोर्स समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। पुश और पुल बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे या तो पुश लगा रहा है या फिर पुल कर रहा है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ लिया। When two objects are in contact, push or pull by one object on another always occur but very negligible। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट मतलब कि साथ में सिर्फ टच कर रहे हैं, ठीक है, तब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे और दूसरा ऑब्जेक्ट इस वाले पे कुछ ना कुछ पुश या पुल अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है। जैसे जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड इस वॉल के साथ सिर्फ कांटेक्ट में है, लेकिन स्टिल ये बोर्ड इस वॉल पे और ये वॉल इस बोर्ड पे कुछ ना कुछ पुश या पुल अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोर्सेस के टाइप्स। दो टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि जिनका सोर्स बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जिनका सोर्स बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इधर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इधर फैसिलिटेट और रेजिस्ट मूवमेंट, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं या तो कोई मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, या फिर उनको रेजिस्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई बाहर, कोई मान लो कोई बॉडी के बाहर कोई सोर्स है फोर्स का, ठीक है, तो वो या तो फोर्स स्टार्ट इनिशिएट कर सकता है मूवमेंट, या फिर मूवमेंट को रोक भी सकता है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो सिर्फ इनिशिएट कर सकते हैं मूवमेंट को, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रोक नहीं सकते। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, एक ग्रेविटी है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी इज़ एटर्नल, एटर्नल मतलब कि जो हमेशा एक्ट कर रहा हो। ग्रेविटी कभी ऐसा नहीं होगा कि बॉडी पे एक्ट कभी कर रही है कभी नहीं कर रही, नहीं, ग्रेविटी बॉडी पे हमेशा ऑल द टाइम एक्ट कर रही होती है। ठीक है, मीन्स एटर्नल मीन्स विल ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स आर विंड, वाटर या अदर पर्सन, मतलब कि मेरे बॉडी पे अगर विंड लग रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, या फिर वाटर, या फिर अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन है वो मेरे को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। ठीक है, तो वो भी एक एक्सटर्नल सोर्स होगा। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस नीड अ कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ बॉडी टू क्रिएट फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन सबको एक कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए होता है। जैसे मान लो एक कोई अनदर पर्सन है, या फिर विंड है, या फिर वाटर है, उनको मेरी बॉडी पे कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए होगा जिस पे वो एक्ट करेंगे, कोई पॉइंट होगा जहाँ पे वो फोर्स लगेगा। लेकिन ग्रेविटी का कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं होता। ग्रेविटी हमारे बॉडी पे हर पॉइंट पे एक्ट कर रही होती है, तो ग्रेविटी का कभी ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन होता है। ऐसे ही इंटरनल फोर्सेस फॉर इनिशिएटिंग, जैसे हमने देखा कि फॉर इनिशिएटिंग अ मूवमेंट, एक मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए, इसमें क्या एग्जांपल्स आते हैं? मतलब फोर्सेस दैट अराइज फ्रॉम बॉडीज ओन स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स या बोन, मतलब कि बॉडी के अपने स्ट्रक्चर्स जैसे कि मसल्स हो गए या लिगामेंट्स हो गए या बोन्स हो गए, जो एक फोर्स बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनको हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, समझ लिया हमने। नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिंग मूवमेंट बट ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द जॉइंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स, वो मूवमेंट या मोशन तो क्रिएट करते ही है, लेकिन उसके साथ में
वो मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द जॉइंट स्ट्रक्चर, जो जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है उनकी इंटीग्रिटी, मतलब कि उनका एक पर्टिकुलर शेप साइज़, ठीक है, वो मेंटेन करके रखते हैं, वो जोड़ के रखते हैं। जैसे लिगामेंट्स है, मसल्स है, ठीक है, बोन्स है, वो एक प्रॉपर शेप, एक इंटीग्रिटी, ठीक है, एक जोड़ मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि फोर्स वेक्टर्स क्या होता है। अभी तक हमने समझा कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब हम समझते हैं फोर्स वेक्टर्स क्या होता है। जैसे हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है, मतलब मैंने ये मोशन किया, ठीक है, मैंने ये मूवमेंट किया, तो कितना मूवमेंट किया ये मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में किया ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। ऑल फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ऑल फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक वेक्टर को हम किस तरह डिनोट करते हैं। एक वेक्टर को हम डिनोट करते हैं एक एरो से, ठीक है। अब इस एरो का मतलब समझते हैं। इस एरो का जो टिप है, ठीक है, जो टिप है वो क्या शो करता है, इन द डायरेक्शन फोर्स बीइंग एक्सर्टेड, मतलब कि ये एरो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। मतलब कि ये एरो अगर उस साइड है तो मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। जो बेस है एरो का वो क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, मतलब कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया, तो मतलब कि हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये टिप दिखाता है कि इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब कि मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है। इसका मतलब है डायरेक्शन दोनों का सेम है उस डायरेक्शन में, लेकिन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। तो लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है फोर्स का। अब हम देखते हैं कि फोर्सेस का नेमिंग कैसे होती है। कि हमने तो देख लिया कि ठीक है, मतलब कहाँ से फोर्स लग रहा है, किस चीज़ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब उन फोर्सेस की हमें नेमिंग करनी है। ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके बायोमैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, कौन सा मसल है या बोन है या लिगामेंट है या कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो कि दूसरी चीज़ पे फोर्स लगा रहा है। तो वो उसको नेमिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। हम इसका नेमिंग करते हैं कि समथिंग ऑन समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, पहला समथिंग जो होगा वो होगा सोर्स ऑफ फोर्स, कि कौन सा सोर्स है उस पर्टिकुलर फोर्स के लिए, कौन सा सोर्स है, कहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और दूसरे समथिंग का मतलब है सेगमेंट ऑन विच फोर्स इज एक्टेड अपॉन, किस चीज़ के ऊपर वो फोर्स लग रहा है, मतलब कौन फोर्स लगा रहा है, ऑन किस चीज़ के ऊपर वो फोर्स लग रहा है। अब इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ये एक सेगमेंट है, ये फीमर है, ये टीबिया है, ये फिबुला है, ये पूरा, इसको हम लेग फुट सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेग फुट सेगमेंट बोलते हैं। और ये एक बूट इस पर्सन ने पहना हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेट बूट, इसको हम बोलते हैं वेट बूट, ठीक है। अब जो ग्रेविटी की वजह से ये जो वेट बूट है ये इस लेग फुट सेगमेंट को डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेक्टर का जब हम नेम करेंगे तो इसका नेम होगा पुल ऑफ वेट बूट ऑन लेग फुट। वेट बूट समथिंग है ना, सोर्स ऑफ फोर्स, वेट बूट ऑन किस चीज़ के ऊपर फोर्स लग रहा है, लेग फुट, ठीक है। वेट बूट ऑन लेग फुट, इस वेक्टर का नेम है वेट बूट ऑन लेग फुट। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, हमने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखते हैं इंटरनल फोर्स। ये एल्बो है हमारा, ठीक है, ये हमारी बाइसेप मसल है, ठीक है। अब एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये इसका हम नाम करेंगे पुल ऑफ मसल ऑन फोरआर्म, ठीक है। पुल, ये एक पुलिंग फोर्स है, ये भी एक पुलिंग फोर्स था। ये है कि पुल ऑफ मसल ऑन फोरआर्म, ये पर्टिकुलर मसल है ना, सोर्स ऑफ फोर्स, सोर्स क्या है, मसल, ऑन किस चीज़ के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऑन फोरआर्म सेगमेंट, ठीक है। ये इंटरनल फोर्स है जो कि मस्कुलर है। अब हम थोड़ा समझते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। मोस्ट कंसिस्टेंट फोर्स दैट ह्यूमन बॉडी एनकाउंटर्स, जैसे पहले भी मैंने बोला कि
इटर्नल फोर्स है। इटर्नल मतलब कि ऑलवेज एक्टिंग ऑन बॉडी, कि मोस्ट कंसिस्टेंट, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट फोर्स है जो हमेशा बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली फोर्स है एक तरह का, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, COG क्या होता है। ये हमने पहले एक बार पढ़ा था, एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, या सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अ हाइपोथेटिकल पॉइंट in a body on which the whole mass of a body is supposed to be concentrated। मतलब कि एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं है बॉडी में, बट हमने एक हाइपोथेटिकल, एक अपने से एक इमेजिनरी पॉइंट बनाया है बॉडी में, जिस पे हम सपोज करते हैं, हम समझते हैं कि जितना भी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो उस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। उस पॉइंट का हमने नाम दे दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। वैसे बट इन रियलिटी ग्रेविटी इज़ एक्टिंग ऑन एवरी यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि वैसे तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो ग्रेविटी है वो तो बॉडी के हर एक यूनिट पे एक्ट कर रही है, हर एक पार्ट पे एक्ट कर रही है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, COG इज़ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, कि मतलब कि सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, स्टडी पर्पस के लिए हमने बॉडी में एक पॉइंट इमेजिन कर लिया है, हाइपोथेटिकल पॉइंट, जिसको हमने सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम दे दिया, और उसी पे हम समझते हैं कि सारा जितना भी मास है बॉडी का वो सारा उस एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब है इन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास। अब हम सेंटर ऑफ मास को अच्छे से समझते हैं कि ठीक है, जो इन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। मतलब कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये है एक सर्कल है, या फिर एक स्क्वायर है, या फिर एक रेक्टेंगल है, या फिर इवन ट्रायंगल भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकल है, ठीक है। मतलब उसका राइट और लेफ़्ट दोनों, अगर इसको हाफ में कट कर दे तो इसका राइट और लेफ़्ट दोनों आइडेंटिकल होगा, उसको हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होता है उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एकदम उनके सेंटर पे होता है, ठीक है। बट इन एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास इज एट द हैवियर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये है बेसबॉल का ये बैट है, ठीक है, या फिर एक क्रच है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर में नहीं मिलेगा, वो थोड़ा हैवियर साइड के साइड मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये है, इस पूरे बैट का हैवियर साइड ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है थोड़ा इस जगह नहीं मिलेगा, सेंटर में नहीं मिलेगा, थोड़ा इस साइड शिफ्ट हुआ मिलेगा, ठीक है। वैसे ही ये है, इसका भी पूरा मास है उसका हैवियर साइड जो है वो इस साइड है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास भी इस साइड मिलेगा। अब एक चीज़ ये है कि सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड द बॉडी एज वेल। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही है, यहाँ तो ऑब्वियसली जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उसमें बॉडी के एकदम सेंटर में है सेंटर ऑफ मास, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के आउटसाइड है, ठीक है। ये बॉडी, इस पूरे बॉडी का पार्ट नहीं है, स्टिल यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेक्टर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स। हाँ, ये एक पॉइंट है कि ये हमें याद रखना है कि ग्रेविटेशनल, ऑब्वियसली बात है कि ग्रेविटेशनल वेक्टर जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली और किसी डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। समझते हैं अब कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी या एलओजी। अभी तक हमने समझ लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि सारा बॉडी का मास उस एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, ताकि हमारी जो स्टडी है बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी, वो ईजी हो जाए। अब हम समझते हैं कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। नाम से ही समझ आ रहा है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी मतलब कि ग्रेविटी किस पर्टिकुलर लाइन से, किस पर्टिकुलर एक कोई लाइन होगी जहाँ जिसके अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम लाइन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। हैंग अ स्ट्रिंग विथ वेट एट इट्स एंड अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि एक स्ट्रिंग है या फिर मान लो एक रस्सी है, एक धागा है, ठीक है, उसको हम लटका ले, उसके एक एंड पे हम वेट लगा लेते थोड़ा, ठीक है, वेट लगा के उस धागे को हम ऐसे लटका लेते हैं, तो जिस लाइन से एग्जैक्ट वो धागा लटकेगा बॉडी के साइड में, उस लाइन को हम लाइन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लाइन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या दूसरा इसका नाम है प्लम्ब लाइन, इसको प्लम्ब लाइन भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बॉडी का प्लम्ब लाइन क्या होता है, तो प्लम्ब लाइन या लाइन ऑफ ग्रेविटी एक ही बात होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्लम्ब लाइन एग्जैक्टली बॉडी में जाता कैसे, बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है प्लम्ब लाइन। ऊपर से अगर देखें
तो ईयर एंड शोल्डर एट सेम लेवल, मतलब कि एक नॉर्मल जो एक हेल्दी पर्सन है, अगर उसका हम प्लम्ब लाइन चेक करें तो उसका ईयर एंड शोल्डर सबसे पहले सेम लाइन में होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी चेक करते हैं कि ईयर एंड शोल्डर सेम लाइन में है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू होता हुआ जाता है, और हमने सेंटर ऑफ मास समझा था पहले कि सेंटर ऑफ मास S2 वर्टिब्रा से 5 सेंटीमीटर एंटीरियर होता है, मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसके थ्रू होते हुए लाइन ऑफ ग्रेविटी ट्रैवल करती है, और यहाँ तक आते हिप रीजन तक आता है, तो हिप रीजन पे पोस्टीरियर टू हिप जॉइंट कुछ इस साइड आपको मिलेगा, इसके एंटीरियर मिलेगा, हिप जॉइंट के थोड़ा पोस्टीरियर से होते हुए जाती है, ठीक है। उसके बाद स्लाइटली एंटीरियर टू नी जॉइंट आपको थोड़ा सा इससे पोस्टीरियर मिलेगा, नी जॉइंट से थोड़ा सा एंटीरियर, स्लाइट एंटीरियर होते हुए लाइन ऑफ ग्रेविटी जाती है, हिप जॉइंट से पोस्टीरियर होते हुए जाती है, और नी जॉइंट से एंटीरियर होते हुए जाती है, और नीचे आके ये ख़त्म होती है बिटवीन द फीट, दोनों फीट के बीच में, बिटवीन एट ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स, जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स होते हैं उन दोनों के उनके बीच में जाके ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो एंड होती है। अब हम समझते हैं सेगमेंटल सीओजी एंड कंपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पहले हमने समझ लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता कहाँ है, क्या होता है, कहाँ होता है, वो सब समझ लिया। अब हम समझते हैं सेगमेंटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि अगर बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करता है, और कंपोजिशन उनका समझते हैं कि उनको अगर कंपोज करते हैं, उनको अगर मिलाते हैं तो उसको कैसे स्टडी करते हैं और कैसे वो काम करता है, ठीक है। Each segment of the body can be converted into its own center of gravity and line of gravity। ऐसे हमने समझा था कि पूरी बॉडी में एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एक ही लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम उनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो हर एक सेगमेंट का हम बना सकते हैं अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जैसे ये है, ये पूरा हमारा आर्म सेगमेंट है, ये हमारा पूरा फोर आर्म सेगमेंट है, और ये हमारा पूरा हैंड सेगमेंट है, ठीक है। अब इसको स्टडी कैसे करते हैं, ग्रेविटी ऑन आर्म सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं GA, ठीक है। ग्रेविटी जो सिर्फ आर्म सेगमेंट पे, हम अभी इतना सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सिर्फ जो आर्म सेगमेंट पे जो ग्रेविटी काम कर रही है उसको हम बोलते हैं GA, ग्रेविटी ऑन आर्म सेगमेंट। ऐसे ही ग्रेविटी ऑन फोर आर्म सेगमेंट, ये फोर आर्म होता है ना, ग्रेविटी ऑन फोर आर्म सेगमेंट इसको हम GF बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ही ग्रेविटी ऑन हैंड सेगमेंट, ये सिर्फ हैंड सेगमेंट है, ग्रेविटी ऑन हैंड सेगमेंट इसको हम बोलते हैं GH, ठीक है। ऐसे ही ये जो हमने अभी GA, GF, GH किया है, इसी तरह से हम इनको आगे नॉमेनक्लेचर जो होता है ऐसे ही देंगे, और ऐसे ही आगे स्टडी करेंगे हम, ठीक है। से जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो अलग अलग फोर्सेस वगैरह हैं, उनके बारे में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, GA, GF, GH ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कंपोज कर दिया है GF, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ऑन फोर आर्म सेगमेंट को और ग्रेविटी ऑन हैंड सेगमेंट को, और इसका हमने नाम दे दिया GFH। क्या हमने समझा कि जो फोर आर्म सेगमेंट है, फोर आर्म सेगमेंट के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको, और हैंड सेगमेंट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनको हमने कंबाइन कर दिया या कंपोज कर दिया, ठीक है। उसको हमने नाम दिया GFH, ग्रेविटी ऑन फोर आर्म हैंड सेगमेंट। अभी ग्रेविटी ऑन आर्म सेगमेंट को हमने अलग रखा है, ठीक है। तो GFH जो है, ये इसका एक नया मैग्नीट्यूड आएगा, नया एक अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, जो कि GF प्लस GH, मतलब कि जो ग्रेविटी ऑन फोर आर्म सेगमेंट जो फोर्स लग रहा था और जो ग्रेविटी ऑन हैंड सेगमेंट जो फोर्स लग रहा था, दोनों का एडिशन होगा, तो एक जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वैल्यू होगी, वो मैग्नीट्यूड होगा GFH का, ठीक है। एक नया सेंटर ऑफ मास आएगा। पहले सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ, फोर आर्म सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ था, ठीक है। हैंड सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ था, लेकिन जब हमने उनको कंपोज किया तो दोनों सेंटर में आए, और थोड़ा सा हैवियर साइड, हमने पहले पढ़ा था ना ये कि जो सेंटर ऑफ मास होता है थोड़ा हैवियर साइड पे होता है, ठीक है। तो दोनों के सेंटर में आएगा और थोड़ा सा हैवियर साइड पे जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा न्यू सेंटर ऑफ मास GFH का, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी ऑन फोर आर्म हैंड सेगमेंट, ठीक है। अब हमने समझ लिया। अब तीनों को कंबाइन करके देखते हैं, तीनों को कंपोज करके देखते हैं कि हैंड, फोर आर्म एंड आर्म को, तो ये हमारा बन जाएगा GAFH, मतलब ग्रेविटी ऑन आर्म, फोर आर्म, हैंड सेगमेंट, ग्रेविटी ऑन आर्म, फोर आर्म, हैंड सेगमेंट। ये हमारा फिर से हमारा सेम वही प्रोसीजर
फॉलो होगा कि नया हमारा सेंटर ऑफ मास बनेगा। ठीक है, पहले हमारा सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आया था, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास, आर्म का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, तो दोनों एकदम सेंटर में आएंगे और हल्का सा हैवियर साइड पे होगा, तो ये हमारा न्यू सेंटर ऑफ मास बनेगा पूरे आर्म सेगमेंट का, पूरे आर्म सेगमेंट का नहीं, पूरे आर्म फोर आर्म हैंड सेगमेंट का, GAFH का। ठीक है, अब सेम GAFH को हम थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं। अगर हम एल्बो को हल्का सा फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है, सेम वही है। ठीक है, ये GAFH, ये ग्रेविटी ऑन फोर आर्म हैंड सेगमेंट ये है, और ग्रेविटी ऑन आर्म सेगमेंट ये है। अब अगर हम GAFH को देखें, इन दोनों को अगर मिला देते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास बनता है वो जो पूरा सेगमेंट है, सेगमेंट से बाहर बनेगा, सेगमेंट के अंदर नहीं बनेगा। देखो वही है GAFH आउटसाइड द सेगमेंट। हमने पहले देखा था ना कि जो सेंटर ऑफ मास जो हाइपोथेटिकल एक पॉइंट होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ मास अब जो हो रहा है, आ रहा है, वो बॉडी के आउटसाइड है, लेकिन GAFH विल नॉट चेंज। जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का, GAFH का, चाहे वो इस केस में हो चाहे वो इस केस में हो, वो सेम रहेगा। बस जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो यहाँ से हट के बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।